नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त तो चला है अब प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आज बिहार से बड़ी खबर सामने आई है। चुनाव आयोग ने ऐलान किया है कि बिहार में चुनावी प्रक्रिया 22 नवंबर से पहले हर हाल में पूरी कर ली जाएगी। यह ऐलान बिहार पहुंचे सीसी ज्ञानेश कुमार ने तमाम राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श के बाद किया, लेकिन ज्ञानेश कुमार की जो मीटिंग राजनीतिक दलों के साथ हुई उससे एक नया विवाद दरअसल निकलकर सामने आ गया है। बीजेपी की मांग है कि बुर्का पहने मुस्लिम महिलाओं की पहचान वोट डालने से पहले सुनिश्चित की जाए। हालांकि आरजेडी ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। कहा कि बीजेपी चुनाव को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है। उधर विपक्ष बीजेपी के चुनावी मांग को चुनावी ध्रुवीकरण बता रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर बुर्का नशी से डर कैसा और किसे? देखिए, डर अंडर बुर्का। बिहार में सज गया चुनावी रण। एनडीए और महागठबंधन में टक्कर। चुनाव में बीजेपी का बुर्का प्लान। बिहार में शुरू सियासी घमासान। जब घूंघट उठा के आप देख सकते हैं तो बुर्का उठा के क्यों नहीं देख सकते? एजेंडे की राजनीति के तहत इनको बुर्का और नकाब से नफरत है। महिलाओं को हिंदू मुस्लिम मत मानिए, महिला भारत की आबरू है। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग ने 22 नवंबर से पहले बिहार में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान से पहले चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग की, लेकिन मीटिंग में बीजेपी ने जो मांग रखी उसने बिहार में सियासी तूफान खड़ा कर दिया। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि मतदान केंद्रों पर बुर्का या पर्दा पहने महिलाओं के चेहरे की पहचान को उनके मतदाता पहचान पत्र के साथ सख्ती से मिलान किया जाए, ताकि केवल असली मतदाता ही अपने वोट का इस्तेमाल कर सके, फर्जी मतदान को रोका जा सके। हम लोगों ने कहा है कि जो भी महिलाएं या पुरुष वोट डालने जाते हैं, विशेष करके महिलाएं, उनको जो है पूरा सुरक्षा प्रदान किया जाए, और जो पर्दा नशीन औरतें हैं उनका भी महिलाओं के द्वारा वोटर कार्ड के माध्यम से चेहरे का मिलान जरूर कराया जाए, जिससे क्या कि जेन्युइन वोटर को वोट डालने का अधिकार मिल सके। बिहार बीजेपी के चुनाव आयोग से इस मांग पर नीतीश सरकार ने भी मुहर लगाई और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि जब घूंघट उठाकर महिलाओं की पहचान की जा सकती है तो फिर बुर्का नशी महिलाओं की पहचान क्यों नहीं की जा सकती? ये पहले से ही विवाद का विषय रहा। घूंघट और बुर्का में गलत तरह से फर्जी वोट पड़ते थे, तो ये सही है कि जब घूंघट उठा के आप देख सकते हैं तो बुर्का उठा के क्यों नहीं देख सकते? देश तो एक ही है। सारी शक्ति हमारी मातृशक्ति जो है हम सम्मान करते हैं, लेकिन मातृशक्ति अब बुर्का और घूंघट के अंदर रहने वाले लोग नहीं हैं। बिहार हो या फिर यूपी, बीजेपी हमेशा चुनाव से पहले बुर्के के मुद्दे को उठाती रही। सवाल उठ रहा है कि आखिर बीजेपी को बुर्का से डर लगता है। पूरा विश्लेषण आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि बीजेपी की इस मांग से बिहार में सियासी पारा हाई हो गया। आरजेडी और कांग्रेस दोनों ने चुनाव आयोग की मीटिंग में और बाद में बीजेपी पर हमला बोला। आरजेडी ने इसे बीजेपी की सांप्रदायिक साजिश करार दिया। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने मुद्दा सिर्फ अल्पसंख्यक महिलाओं को निशाना बनाने के लिए उठाया। भारतीय जनता पार्टी को भारत की संस्कृति, जो गंगा जमुनी संस्कृति रही है, जो भारत के संवैधानिक व्यवस्था है कि सभी लोग अपने अपने आस्था के अनुसार, अपने अपने धार्मिक आजादी के अनुसार वेशभूषा धारण कर सकते हैं, उस पर इनको आपत्ति रहती है। क्योंकि नफरत वाले लोग हैं और ये एजेंडा की राजनीति करना चाहते हैं। एजेंडे की राजनीति के तहत इनको बुर्का और नकाब से नफरत है। कांग्रेस ने भी बीजेपी की मांग पर हल्ला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए ऐसे मुद्दों को हवा दी जा रही। हार के डर से इतना घबरा गया है कि अनुल जनुल बोलते रहता है। दिलीप जायसवाल तो और बोलने लगा है तब से, जब से पूरी मार्केट में चला गया है कि कॉलेज हड़प लिया है,
मर्डर केस में उसका नाम है, तो भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का दिमाग गड़बड़ हो गया है। इसीलिए कभी नकाब की बात करेगा, कभी पाकिस्तान की बात करेगा, कभी अफगानिस्तान की बात करेगा, लेकिन इस बार हिंदुस्तान और बिहार में उनकी हार सुनिश्चित है। हमें ये बिल्कुल इस बात की चिंता है, हमें लग रहा है ऐसा होगा, और हम सतर्क हैं कि माइनॉरिटी की महिलाओं को जो 23 लाख महिला मतदाताओं को काटा गया है, उसमें बिल्कुल मुस्लिम मतदाताओं को, इवन दलित को भी किसी ना किसी हिसाब से वोट करने से, जिनका वोट है भी, उन्हें भी वोट करने से वंचित किया जाएगा, उन्हें भटकाया जाएगा। आरजेडी और कांग्रेस हमलावर हुई तो बुर्के पर मचे इस सियासी घमासान पर चुनाव आयोग ने भी सफाई दी और पूरे विवाद पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि मतदाता की पहचान के लिए पहले से जो दिशा निर्देश जारी हैं वही लागू रहेंगे। जहां तक वोटर आइडेंटिफिकेशन का बात है, उसके ऊपर चुनाव आयोग के पूर्व में ही निर्गत आदेश हैं कि वोटर का आइडेंटिफिकेशन चाहे कोई भी हो, उसका किस तरीके से करना है, उन्हीं आदेशों के तहत वोटर आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा। चुनाव से पहले बुर्के पर मचे इस सियासी घमासान से साफ है कि इस बार यह मुद्दा गरमाने वाला है। बीजेपी जहां इसके जरिए अपने ध्रुवीकरण के एजेंडे को चलाने की कोशिश में, वहीं आरजेडी और कांग्रेस भी अल्पसंख्यक वोटों की गोलबंदी कर सकती। बिहार में बीजेपी के डर की असली वजह आरजेडी की बढ़ती ताकत है, क्योंकि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एनडीए और महागठबंधन वोटों का अंतर बेहद कम रहा था। एनडीए के खाते में 1,57,01,226 वोट पड़े, जबकि महागठबंधन के खाते में 1,56,88,458 वोट पड़े। यानी एनडीए को 37.26% वोट मिले, जबकि महागठबंधन को 37.23%। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में बिहार आई टीम ने विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात की थी। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने एक बड़ी मांग कर दी थी चुनाव आयोग के सामने। उन्होंने कहा था कि मतदान के दौरान जो महिला मतदाता, खासकर मुस्लिम मतदाताओं के बुर्के की अंदर चेहरे की पहचान करने के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन जायसवाल के इस बयान को लेकर कांग्रेस और आरजेडी ने जहां तीखा हमला बोला है, वहीं दूसरी तरफ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्पष्ट किया है कि एक मतदाता की पहचान की कैसे हो, इसको लेकर पहले से ही व्यवस्था लागू है, इसके लिए कानून है और उसी कानून के तहत इसकी जांच भी की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ पूरे मामले को लेकर राजनीति भी गर्म हो चुकी है। बिहार के 243 सीटों में से 50 सीटों पर मुस्लिम वोटर गेम चेंजर की भूमिका में माने जाते हैं। जानकारी के मुताबिक हर 100 वोटर्स में से करीब 17 वोटर्स मुस्लिम हैं, जो हमेशा आरजेडी के समर्थक रही। और अगर इस बार तेजस्वी राहुल का पिछड़ा दाव चल गया तो बीजेपी के लिए सत्ता पाना मुश्किल हो सकता है। इसलिए बीजेपी ने चुनाव से पहले ही बुर्के के जरिए बिहार में ध्रुवीकरण के एजेंडे को धार देना शुरू कर दिया, जिसकी काट महागठबंधन भी तलाशने में जुट गई। पटना से अमिताभ ओझा की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। बुर्के में वोट का मुद्दा लोकसभा चुनाव के दौरान भी उठा था, जब दिल्ली बीजेपी ने बुर्का पहनकर वोट डालने वाली महिलाओं के सत्यापन की मांग की थी। एक फैक्ट ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2010 में ये स्पष्ट किया था कि धार्मिक भावनाओं के नाम पर बुर्का पहनकर वोटिंग संभव नहीं है और मतदाता पहचान पत्र के लिए फोटो अनिवार्य है। लेकिन इसके सियासी मायने क्या है, ये जो मांग एक बार फिर बिहार में उठाई जा रही है, ये समझिए कि बीजेपी ने इस चुनाव फिर से बुर्के की एंट्री दरअसल क्यों कराई है। तो देखिए, कुछ खास वजह आपको गिनाते हैं। बिहार में मुस्लिम महिलाओं से दरअसल सबसे बड़ी बात यह कि एनडीए को उम्मीद है। बिहार में सरकार ने महिलाओं को ध्यान में रखकर, आपको पता है, कई योजनाओं की शुरुआत की है। इसमें सीधे 80 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए भेजे गए हैं। जाहिर है, जिस बिहार में प्रति व्यक्ति आय ही 6,000 से लेकर के 7,000 रुपए के बीच है, वहां 10,000 रुपए की आर्थिक मदद बहुत भारी असर डाल सकती है और इसलिए एनडीए को इससे बड़ी उम्मीद है कि मन परिवर्तन, मुस्लिम महिलाओं का उनकी तरफ झुकाव संभव है। दूसरी बड़ी बात देखिए, सीमांचल की खासकर बात करें तो मुस्लिम महिलाएं यहां पर फेरबदल क्या कर सकती है। हालांकि घुसपैठियों को लेकर जो सियासत देखने को मिली, उससे पहले वक्फ कानून पर जो सियासत हुई, उससे ये उम्मीद कितनी फलीभूत होगी, उस पर बड़ा प्रश्न जरूर है। लेकिन एक सच ये भी है जो बिहार के लिए बदला नहीं जा सकता कि नीतीश को महिलाओं का साथ मिलता रहा है। 2010 चुनाव और उसके बाद से लगातार 2020 तक महिलाएं नीतीश कुमार का सबसे बड़ा और सबसे भरोसेमंद वोट बैंक रही हैं। लेकिन इस मांग के पीछे बीजेपी का एक डर भी संभावित वजहों में शामिल है और वो है
बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग की आशंका है। बिहार बीजेपी को, या कह लीजिए कि एनडीए को, जिसका आरोप दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक इससे पहले भी देखा जा चुका है। लोकसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ बीजेपी की महिला कैंडिडेट माधवी लता, उन पर खुद महिलाओं के बुरके हटाकर उनकी पहचान करने से जुड़े मसले पर जमकर विवाद हुआ था। तो तमाम चीजें देखी जा चुकी हैं इससे जुड़ी, जो कि विवाद का कारण बनी। अब ये एक बार फिर से ये मांग। बहरहाल बिहार में ये जो मुस्लिम समीकरण है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको दिखाते हैं कितनी आबादी है और कितना दमखम। कुल मिलाकर के 17% की आबादी बिहार में आती है अल्पसंख्यक समुदाय की। इससे आने वाले विधायकों की तादाद है 19। अब देखिए कितनी सीटों पर गेम चेंजर साबित होते हैं। 243 में से देखा जाए सीधा 50 सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक गेम चेंजर होता है, मुस्लिम वोटर गेम चेंजर होता है। सीमांचल के खासकर कुछ जिलों में बेहद अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है मुस्लिम, जहां पर निर्णायक माने जाते हैं। इसमें किशनगंज है, कटिहार, अररिया, पूर्णिया, तमाम जिले शामिल हैं। हालांकि एक सर्वे रिपोर्ट यह भी कहती है कि बिहार में मुसलमान वोटर्स की नाराजगी अभी हाल फिलहाल इस बात को लेकर भी नजर आई है कि वोटर अधिकार यात्रा में उनकी जो नुमाइंदगी थी अल्पसंख्यक समुदाय के चेहरों को, वो तवज्जो नहीं दी गई, और इसका असर भी चुनाव में मतदाताओं के मन को बदलने में पड़ सकता है। बहरहाल इतना तय है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, मुकाबला और ज्यादा कड़ा होता जा रहा है। और अब बढ़ते हैं आगे। अब आपको दिखाते हैं बिहार में एमवाई फैक्टर में सीमांचल जो एक बड़ा सियासी फैक्टर है। इंडिया गठबंधन के लिए सीमांचल बेहद अहम है, क्योंकि यहां मुस्लिम आबादी निर्णायक है। 5 साल पहले ओवैसी ने यहीं पर इंडिया ब्लॉक को बड़ी चुनौती देकर बिहार में मुस्लिम पॉलिटिक्स के अपने रसूख को साबित किया था। कुल मिलाकर के 5 सीटें जीती थी, जिसमें से भले बाद में 4 चले गए आरजेडी के साथ। इस बार ओवैसी ने महागठबंधन से उनके साथ जाने के लिए बार बार हाथ बढ़ाया, लेकिन साथ मिला नहीं। तिलमिलाए ओवैसी ने कहा है कि जो हाथ मिलाने के लिए बढ़ सकता है वो गिरेबान तक भी जा सकता है। उन्हीं ओवैसी ने अपने दम पर फिर सीमांचल में डेरा डाल लिया है। बिहार के किशनगंज के दौरे पर हैं। क्या बिगड़ने वाला है सियासी समीकरण, सबसे बड़ा सवाल। देखिए रिपोर्ट। जो लोग समझ रहे थे कि 4 को तोड़ लिए तो ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे, मैंने कहा 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। आरजेडी की ताकत से डरी ओवैसी का विवादित बयान। बिहार में तेज सियासी संग्राम। एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर सीमांचल में पहुंचकर हुंकार भरनी शुरू कर दी। चुनाव से पहले ओवैसी ने मुस्लिम समीकरण को साधना शुरू कर दिया। किशनगंज जिले के बहादुरगंज में पार्टी के उम्मीदवार तौसीफ आलम के पक्ष में रैली की। ओवैसी ने आरजेडी नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर तीखा हमला बोला, शैतान कहकर विवादित बयान दे दिया। ओवैसी ने पार्टी छोड़ने वाले 4 विधायकों को भी एहसान फरामोश करार दिया। 6 करोड़ रुपए में आरजेडी के हाथों बिकने का आरोप लगाया। मेरे जाने के बाद 2-3 दिन शैतान तो रोज ही मसरूफ रहता, मगर ज्यादा मसरूफ हो जाता है शैतान, क्योंकि बड़ा शैतान जो पटना में बैठा है बोलता है जा यहाँ पर जा। ये आया था एक दाढ़ी टोपी पहनकर, भड़काऊ भाषण दिया था, जाकर बात कर, फैला, झूठ फैला। तो जब शैतान आएगा तो उसको बिठाकर चाय पिलाकर उसको बोलना, देख गद्दारों का साथ तो यहाँ की जनता देने वाली नहीं है। जिसने आपके जज्बात को, आपकी कुर्बानियों को ले जाकर किसी के पास बेच दिया, आप उससे कहिए कि अब कुछ नहीं होने वाला है। ओवैसी यही नहीं रुके। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि 19% मुसलमान किसी यादव पार्टी के नेता के सामने अपना सिर नहीं झुकाएंगे। उन्होंने हमारे 4 छीने थे, हम 24 लाएंगे। सीमांचल में इंशाअल्लाह ताला मजलिस को, उम्मीदवारों को बहुत बड़ी कामयाबी और यहां से विधायक बनेंगे। जो लोग समझ रहे थे कि 4 को तोड़ लिए तो ये लोग कमजोर पड़ जाएंगे, मैंने कहा 4 का जवाब 24 से दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने सीमांचल की 24 सीटों में से 20 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, जिसमें से 5 सीटों पर जीत मिली थी। ओवैसी की पार्टी ने जो सीटें जीती थी उसमें अररिया की जोकीहाट, किशनगंज की बहादुरगंज और कोचाधामन, पूर्णिया की आमोर और 22 सीट शामिल थी। यानी सीमांचल के 4 जिलों में से 3 जिलों में ओवैसी को कामयाबी मिली थी।
चुनाव के बाद ओवैसी के 4 विधायक आरजेडी में चले गए, जिससे ओवैसी को करारा झटका लगा। इसलिए इस बार वो आक्रामक दिख रहे हैं। हालांकि ओवैसी ने पहले महागठबंधन में शामिल होने की पेशकश की थी, लेकिन जब तेजस्वी यादव ने उन्हें भाव नहीं दिया तो अब वो तेजस्वी पर हमलावर है, जिसका आरजेडी ने करारा जवाब दिया। अल्पसंख्यक भाई अच्छी तरह सबको जानते हैं, पहचानते हैं कि कौन वोट कटवा के रूप में बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है, घूम रहा है बिहार में। अल्पसंख्यक भाई अपना एक एक वोट सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए महागठबंधन को देंगे, तेजस्वी सरकार बनाने के लिए। पिछली बार चूक हुई थी, इस बार कोई चूक नहीं होगी। इस बार जनता सजग है और अपने वोट की रक्षा करेगी, किसी के बहकावे में नहीं आएगी। सीमांचल की 24 सीटों पर सभी पार्टियों की नजर है। राहुल गांधी यहां वोट अधिकार यात्रा निकाल चुके, तो पीएम मोदी भी रैली कर चुके, इसलिए ओवैसी घबराए हुए, उन्हें अपनी सीटों में सेंध लगती दिख रही है। ओवैसी ने वक्फ कानून और आई लव विवाद के जरिए एनडीए पर भी हमला बोला। मैंने दस्तूरी कानूनी दलाइल देकर इस वक्फ कानून के एक एक सेक्शन की धज्जियां उड़ाकर आखिर में कहा, सुनो मोदी अमित शाह, हम अपनी मस्जिद का सौदा नहीं कर सकते। आई लव मोहम्मद कह ले नहीं ले जा सकते, आई लव नीतीश कुमार लगे तो हाँ ये वफादार है। क्या मजाक कर रहे हैं पूरे देश में, पूरे देश का नाम खराब कर रहे हैं। साफ है, बिहार में असदुद्दीन ओवैसी के रण में कूदने से चुनावी घमासान अब तेज हो गया है। माना जा रहा है कि 2020 के चुनाव में जिस तरह एनडीए और महागठबंधन में कांटे की टक्कर हुई थी, उससे भी ज्यादा कांटेदार मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है। किशनगंज से अब्दुल करीम के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। जिस एसआईआर को लेकर बिहार की सियासत 90 डिग्री घूम गई, आज उसी के कारिंदों के साथ इलेक्शन कमीशन सामने आया। इस रिपोर्ट पर पीठ थपथपाई और इसी रिपोर्ट के साथ चुनाव संपन्न होने की तारीख बता दी, जिसके बाद बिहार की सियासी सरगर्मी और तेज हो गई है। तेजस्वी यादव ने हुंकार भरकर एक भविष्यवाणी भी कर दी, कहा कि दलित आदिवासी इस बार बनाएंगे नई सरकार। देखिए कैसे इस रिपोर्ट में। बिहार में चुनाव करीब आ गया है। चुनाव आयोग ने पूरी तैयारी कर ली। 2 दिन तक चुनाव आयोग ने पटना में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ चुनाव पर मंथन किया और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया है कि 22 नवंबर से पहले बिहार में चुनाव कराए जाएं। तारीख और इसके चरणों को लेकर जल्द ही फैसला लिया जाएगा। बिहार में 243 जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, एसटी 2, एसटी 38। नेक्स्ट, बिहार के विधानसभा की कालावधि 22 नवंबर तक समाप्त हो रही है और उसके पहले ही चुनाव संपन्न होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार में एसआईआर पर भी साफ किया है कि जिन योग्य मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में कट गया है, वो नामांकन खत्म होने से 10 दिन पहले तक फॉर्म 6 या फॉर्म 7 भरकर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। अगर किसी भी मतदाता, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अगर उनका नाम या तो छूट गया है या अयोग्य किसी भी व्यक्ति का नाम आ गया है, तो नॉमिनेशन की तारीख से 10 दिन पहले अगर आप ईआरओ को फॉर्म 7 या फॉर्म 6 भरेंगे तो उसमें सुधार किए जाने की अभी भी गुंजाइश है। चुनाव आयोग ने बिहार से शुरू हुए एसआईआर को अब पूरे देश में लागू करने का भी ऐलान किया। साथ ही 17 नई पहल चुनाव में करने की बात कही, जिसके मुताबिक एक बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे।